अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं स्टूडेंट्स? आज जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स का सेकंड पार्ट हमने डिस्कस करना है, जिसमें जो पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं सबसे पहले मैं वो आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेव फ्रंट क्या होते हैं। वेव फ्रंट्स के बाद हम डिस्कस करेंगे रे ऑफ लाइट, ये भी इसी में ही आता है पॉइंट। उसके बाद इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें देखें रिफ्लेक्शन जो है यहाँ पर भी है, प्लेन सरफेस में रिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन है और ये रिपल टैंक है। तो यहाँ पर क्लास में हम करवाते होते हैं बेसिक डेफिनेशन यहाँ पर, ठीक है। और जब लाइट वाला टॉपिक करवाते हैं तो उसमें ये सारा जो टेक्निकल वर्ड्स के साथ एक्सप्लेन करते हैं। तो इस लेक्चर में मैं रिफ्लेक्शन ओवरऑल एक्सप्लेन करूँगा और उसके साथ डिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम जो है वो वेव फ्रंट, रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन, इन सब को डिटेल में डिस्कस करेंगे और एंड पर इनके जो पास पेपर के क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बजाय रिफ्लेक्शन ऑफ वेव लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये जो रिफ्लेक्शन है ये कोई भी वेव हो, आपके पास ट्रांसवर्स वेव हो, लॉन्गिट्यूडिनल वेव हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, जैसे भी वेव होगी ना, उन सब में ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इक्वली एग्जिस्ट करती है। तो इस वजह से ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्लेक्शन ऑफ वेव एक ही टॉपिक है, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल सेम है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझाने से पहले मैं एक एग्जांपल आपके सामने कोट करता हूँ। सपोज़ ये एक बॉल है, ये इसके सामने एक वॉल है। अगर आप बॉल को थ्रो करें, बॉल जो है वॉल के साथ स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करके वापस आपके पास आ जाएगी। यानी कि बॉल वॉल से स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक होगी। यही जो प्रोसेस है, यही जो कैरेक्टरिस्टिक है बेसिकली रिफ्लेक्शन की है। अगर मैं यहाँ पर बॉल की जगह पर एक वेव को कंसीडर करूँ, ये कोई भी वेव हो सकती है, और इसके सामने कोई एक सॉलिड मीडियम है, जैसे वॉल हो सकती है, वो भी सॉलिड है। तो जब वेव जो है सॉलिड के साथ जाके कोलाइड करेगी, स्ट्राइक करेगी, तो स्ट्राइक करके ये भी बॉल की तरह ही बाउंस बैक करेगी, ठीक है। ये वाला मीडियम चले मैं एयर कह लेता हूँ, ये सॉलिड है। तो जब ये बाउंस बैक होगी वापस इसी मीडियम में वापस आएगी जहाँ से ये जो है इंसिडेंट हुई थी। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ वेव जो है ना, बाउंस बैक होने के बाद सेम मीडियम में वापस आने की जो प्रॉपर्टी है, इसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ये हर वेव की कैरेक्टरिस्टिक है, ट्रांसवर्स हों, लॉन्गिट्यूडिनल हों, साउंड वेव्स हैं, सेस्मिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये जो वाटर वेव्स हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ टाइप्स ऑफ वेव्स होती हैं, जो मैटर वेव्स हैं, वो आगे लेवल्स में आप पढ़ेंगे। तो हर तरह की वेव में ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पर ना समटाइम्स स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि सर जब हम बॉल को थ्रो करते हैं वॉल पे, तो बॉल जो है वो हमारे हाथ में वापस आ जाती है। तो क्या वेव में भी ये कैरेक्टरिस्टिक होगी कि जहाँ से हमने वेव को जो है वो फॉल करवाया, इंसिडेंट करवाया, तो इस पॉइंट पे वेव वापस आ सकती है? तो आ सकती है। देखें, अगर मैं वेव को सॉलिड पर परपेंडिकुलर जो है वो इंसिडेंट करवाता हूँ ना, तो ये एंगल ऑफ ये जो बाउंस बैक भी इसी डायरेक्शन में होगी, एंगल अभी मैंने डिस्कस कर रहा। तो ये वापस आपके पास आ जाएगी। लेकिन अगर इस वेव को मैंने टिल्ट किया है और ये इंसिडेंट हुई है सॉलिड पर, तो रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद उस पोजीशन पे वापस नहीं आएगी बल्कि डिफरेंट हो जाएगी। यही कैरेक्टरिस्टिक बॉल में भी हो सकती है। अगर आप एक बॉल को यूं थ्रो करें टिल्ट करके, ठीक है, तो ये कभी भी वापस इस पोजीशन पर नहीं आएगी बल्कि यहाँ से बाउंस बैक होकर किसी और जगह पे जाएगी, ठीक है। तो ये बाउंस बैक वाली जो कंडीशंस हैं ये इस तरह एग्जिस्ट करती हैं वेव में भी, जो बॉल वाली हैं। तो अब मैं इसकी डेफिनेशन राइट डाउन करता हूँ और उसके साथ इसके कुछ लॉज हैं जिनको ये लाइट की जो रे है ये ओबे करती है, उन लॉज को भी मैं डिस्कस करूँगा। एक सिंगल पॉइंट यहाँ पे आपने और देखना है
जो लाइट सॉलिड जो वेव सॉलिड के साथ स्ट्राइक करती है ना, इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। और जो बाउंस बैक होके आती है इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये आपने याद रखना है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएंगे, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा लॉस के बाद। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। इस केस में इंसिडेंट रे जो है वो होगी ये वाली, और जो रिफ्लेक्ट बैक हो के बाउंस बैक हो के आएगी वो होगी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो ये दो तरह की रेज होती हैं, ये भी आपने याद रखनी है। चलें अब हम इसकी डेफिनेशन और लॉज की तरफ मूव करते हैं। बच्चों ये रिफ्लेक्शन ऑफ वेव की डेफिनेशन है। डेफिनेशन आप इसे ना याद कर लें। सम टाइम्स ये P2 में ना 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, इनकी डेफिनेशन के बारे में पूछा जाता है। तो आप ये प्रीकॉशनरी पॉइंट है, इसको याद कर लें। व्हेन ए वेव फ्रॉम वन मीडियम इज़ इंसिडेंट ऑफ द बाउंड्री ऑफ अदर मीडियम। अभी हमने देखा था कि लाइट जो है एयर से इंसिडेंट हुई है सॉलिड पर, तो दो मीडियम है, तो वेव बाउंसिस बैक इन दिस सेम मीडियम। सेम मीडियम में उसने बाउंस बैक होना है, मीडियम चेंज नहीं करना। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेव इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें अब कुछ की पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। की पॉइंट ये हैं कि ये जो वेव है ये यूं गई है, ये इंसिडेंट रे है, और ये बाउंस बैक होने के बाद ये रिफ्लेक्टेड रे है। मीडियम सेम है, सबसे पहला की पॉइंट आपने ये याद रखना है। उसके बाद रिफ्लेक्शन के केस में जो स्पीड है, जो फ्रीक्वेंसी है, जो वेवलेंथ है, जो मीडियम है, ये सब सेम होते हैं। ऑल आर सेम इन रिफ्लेक्शन, वेव कोई भी हो। वेव ने यहाँ पर क्या किया है, वेव की सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई है। ये कुछ की पॉइंट्स हैं रिफ्लेक्शन से रेलिवेंट। अब हम डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि ये लाइट जो है किन लॉज को ओबे करती है। ये स्टूडेंट्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ये मैं ऐसे भी लिख देता हूँ। और सेकंड है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये मैं भी आपको बताऊंगा क्या होते हैं, सेम प्लेन का क्या मतलब है। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, ये कुछ टर्म्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे अभी। तो सबसे पहले ज़रा इन टर्म्स को देख लेते हैं, बल्कि पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं ये क्या है, उसके बाद टर्म्स की तरफ हम मूव करेंगे। ये बच्चों एक सरफेस है। इस सरफेस पर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन जो है वो ड्रॉ करता हूँ। ए लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज़ कॉल्ड नॉर्मल। ये पहली टर्म होगी नॉर्मल, इसको याद रखना है, लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लेकिन सरफेस के साथ ये दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जब भी हमने ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने डिस्कस करने हैं ना, तो ये नॉर्मल के साथ ही डिस्कस होने हैं। सबसे पहला पॉइंट आपने याद रखना है कि नॉर्मल जो है वो सरफेस पर एक परपेंडिकुलर लाइन होती है। अब देखें ये एक रे ऑफ लाइट है जो सरफेस पे आके स्ट्राइक की है एक सर्टेन एंगल पर, ये इंसिडेंट रे है। अब इस इंसिडेंट रे का जो नॉर्मल के साथ एक एंगल बनेगा ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो सबसे पहली डेफिनेशन हमारी हो जाएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ से जब लाइट जो है वो स्ट्राइक करेगी सरफेस से, तो ये बाउंस बैक होगी, और जो ये लाइट रे जो है बाउंस बैक हुई है ये रिफ्लेक्टेड रे है। और रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये हमेशा इक्वल होते हैं। रिफ्लेक्शन के केस में ये फर्स्ट पॉइंट हो गया लॉ
का ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में कहते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। प्लेन बेसिकली होती है सरफेस जिसकी दो डायमेंशंस हों, एक्स और वाई, टू डायमेंशन हों जिनकी। तो देखें एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, तीनों इसी सरफेस के ऊपर ही हैं। कोई सरफेस से बाहर या इधर उधर नहीं जा रहे, सब कुछ सरफेस के ऊपर ही लाई करेगा। तो ये है सेकंड पॉइंट कि इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन में होते हैं। प्लेन सरफेस है जो कि टू डायमेंशन होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपने याद करनी है। और अब हम इसके कुछ पॉइंट्स एक दो डिस्कस करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर एक सरफेस पर एक लाइट जो है वो स्ट्राइक की और ये एंगल है सपोज 35 डिग्री, यहाँ पे नॉर्मल है और वो ये कहते हैं बताएं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो समटाइम्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन इक्वल हैं, तो वो इसको भी 35 डिग्री कर देंगे और 35 डिग्री से आंसर जो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 35 नहीं है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल होता है जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान बन रहे हैं। ये एंगल जो है ये इंसिडेंट रे और सरफेस के दरमियान है। तो अब यहाँ से हमें कैसे पता चले कि ये एंगल क्या होगा? तो देखें सरफेस का और नॉर्मल का टोटल एंगल 90 डिग्री। तो अगर ये वाला 35 है तो ये वाला एंगल 90 माइनस 35 होगा जो कि होगा 55 डिग्री। और ये 55 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 55 डिग्री ही होगा। तो इस तरह आपने सॉल्व करना है। ये लाजमी देखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा नॉर्मल के साथ ही जो है वो फॉर्म हो। समटाइम क्वेश्चन यूँ भी आ जाता है, वो एक रे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। एरोज आपने देखने एरो किस तरफ जा रहे हैं। ओ ये एरो इस तरह नहीं लगेगा, यूँ, ठीक है। तो वो यहाँ पर कह देते हैं ए, यहाँ पर कह देते हैं बी। सपोज वो कहते हैं जी एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा, विच वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ए, बी, बोथ या नन। तो ये एरो आपको बताएगा कि लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रही है या बाउंस बैक हो रही है। तो ये एरो जो है ये शो कर रहा है कि लाइट इंसिडेंट हो रही है। तो इस केस में जो ए है ये इंसिडेंट एंगल होगा और जो ये बाउंस बैक हो के बाहर की तरफ जा रही है ये रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। समटाइम क्वेश्चन यूँ भी पूछे जा सकते हैं। तो आपने एरो से इसको अंडरस्टैंड करना है कि ये इंसिडेंट कौन सा है और रिफ्लेक्टेड कौन सा है, ठीक है। आंखें बंद करके नहीं देखना कि भाई लेफ्ट साइड वाला इंसिडेंट है और राइट साइड वाला रिफ्लेक्टेड है, कोई भी एंगल हो सकते हैं। तो इसके जो प्रूव हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल क्यों होते हैं ये आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए डायरेक्ट आपने जस्ट इसको याद करना है। बाकी अगर इसको मेजर करते हैं प्रोट्रैक्टर से, ज्योमेट्री की हेल्प से, तो वो सॉल्व भी हो जाता है। तो बहरहाल अभी आपने इसको जस्ट इतना ही राइट डाउन करना है, याद रखना है। इसके बाद एक केस मैं और डिस्कस करता हूँ। सरफेस पर जो लाइट रे है अगर वो परपेंडिकुलर फॉल करे, ये रे ऑफ लाइट है, अब क्या होगा? अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे? तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन है वो नॉर्मल के साथ ड्रॉ होने हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करें, नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होगा, ये नॉर्मल है। तो देखें रे ऑफ लाइट और नॉर्मल दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। तो जब भी दो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं उस केस में जो एंगल है वो 0 डिग्री होता है। इसका मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, अगर एक रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर फॉल करती है किसी भी सरफेस पर तो वो नॉर्मल के पैरेलल होती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा। रे ऑफ लाइट जो है रिफ्लेक्ट या बाउंस बैक होने के बाद इसी डायरेक्शन में ही वापस जाएगी। तो ये भी एक पॉइंट आपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था रिफ्लेक्शन से रेलिवेंट बेसिक
सारा, जिसमें हमने इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया, लॉज, इसकी टर्म्स और कुछ पॉइंट्स मैंने बताए। अब हम डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्शन की टाइप्स। स्टूडेंट्स, ये इसकी दो टाइप्स हैं रिफ्लेक्शन की, एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अगर सरफेस जो है वो स्मूथ है, लाइक मिरर है, तो उसमें देखें इंसिडेंट रेज जो फॉल कर रही हैं और रिफ्लेक्टेड रे फॉल कर रही हैं, ये आपस में पैरेलल हैं, ये भी पैरेलल हैं, ये भी पैरेलल हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सब के लिए सेम होगा। लेकिन अगर एक सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं है, इरेगुलर है, इरेगुलर सरफेस में जो है वो एक वॉल भी हो सकती है, फ्लोर भी हो सकता है, उसके अलावा एक रोड हो सकती है, इन ह्यूमन बॉडी जो है, हमारी स्किन है, वो भी इरेगुलर है, ठीक है। तो देखें इरेगुलर सरफेस पर जो इंसिडेंट रेज हैं वो तो सेम डायरेक्शन में आ रही हैं, लेकिन स्ट्राइक करने के बाद हर किसी का जो रिफ्लेक्शन का बिहेवियर है वो डिफरेंट है, तीनों पैरेलल नहीं है। इनकमिंग पैरेलल थी, स्ट्राइक करने के बाद जब बाउंस बैक हुई हैं तो तीनों पैरेलल नहीं हैं, बल्कि डिफरेंट डायरेक्शन में गई हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये स्कैटर्ड हुई हैं, ठीक है। हैं रिफ्लेक्टेड ही, क्योंकि बाउंस बैक हो के सेम मीडियम ही आई हैं, लेकिन इस तरह नहीं है, सेम डायरेक्शन में नहीं है, बल्कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, और मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट नहीं है, सॉरी। तो यानी कि जो इंसिडेंट रेज आ रही हैं, जो पैरेलल रेज हैं, इंसिडेंट हो रही हैं, लेकिन रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद, बाउंस होने के बाद वो पैरेलल नहीं रहती, बल्कि वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। और इस तरह की जो रिफ्लेक्शन है इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। डायग्राम शोज अ रे ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन अ प्लेन मिरर, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें नॉर्मल चाहिए। मिरर वर्टिकल है, मिरर के परपेंडिकुलर लाइन जो है ये नॉर्मल है। अब देखें ये जो इंसिडेंट रे का 30 डिग्री का एंगल है, ये मिरर की सरफेस के साथ है, टोटल एंगल 90 है। तो ये एंगल जो है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान जो बनना है ये होगा 60 डिग्री, 90 माइनस 30। और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 60 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 होगा, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल, सो 60 डिग्री इज द राइट ऑप्शन। बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको बड़ी आपने ना कंसंट्रेशन से अंडरस्टैंड करना है। ये इसलिए जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो इजी था, इसको मैंने साथ प्लेस किया है ताकि थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन भी हमारा कवर हो जाए। सबसे पहले आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें। ए मिरर इज़ प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट, ये मिरर है, थ्रू विच एंगल डज द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट चेंजेस। ये जो लाइन है सबसे पहले आप इसको अंडरस्टैंड करें, इसका क्या मतलब है। ये इंसिडेंट रे है, एरो से आपको पता चल रहा है। अगर मिरर ना हो तो ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये बेसिकली इसका एक्चुअल पाथ है। लेकिन मिरर से जब लाइट जो है स्ट्राइक करेगी तो रिफ्लेक्ट बैक होगी और अपनी डायरेक्शन को जो चेंज करेगी। एक्चुअल पाथ उसका ये डॉटेड लाइन है और रिफ्लेक्टेड पाथ उसका ये वाली लाइन है। इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो हमने बताना है क्या होगा, और वही उसने पूछा है कि किस डायरेक्शन में कितने एंगल पर इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया है। सिंपल है, लेकिन सिंपल का मतलब ये है कि एक मैथमेटिक्स का इसमें कॉन्सेप्ट है, वो बस आपने अंडरस्टैंड करना है उसके बाद आपको इसकी ना समझ आ जाएगी इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ इसको, इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं। मैथ का एक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर अप्लाई करना है स्ट्रेट लाइन का। ये वही स्ट्रेट लाइन है जो ये इंसिडेंट रे है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। स्ट्रेट लाइन जो है ना, इस पर जो एक टोटल एंगल है वो होता है 180 डिग्री। अब देखें ये जो इंसिडेंट रे है, अगर मैं ये सारी स्ट्रेट लाइन कंसीडर करूं तो इस पॉइंट से लेकर, मैं इसे ब्लू की बजाय रेड से ही करता हूं, इस पॉइंट से लेकर, किधर गया ये पॉइंट, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का जो टोटल एंगल है ना, ये पॉइंट ए से बी तक का टोटल एंगल जो है ये 180 डिग्री है, जस्ट लाइक दिस।
हमने कौन सा एंगल फाइंड करना है, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ। हमने एंगल फाइंड करना है ये वाला, ये जो मैंने येलो किया है ना, ए से इसको सी कह लें, ये एंगल हमने फाइंड करना है। ए से बी तक टोटल एंगल जो है 180 है, सिंपल हो गया। और इंसिडेंट एंगल 40 डिग्री है, रिफ्लेक्टेड एंगल जो है ये भी 40 डिग्री होगा। ए से बी जो है वो टोटल एंगल कितना है 180, ये वाला एंगल 40 डिग्री है, तो ए से सी वाला एंगल कितना होगा 180 डिग्री में से आपने 80 डिग्री 40 + 40 80 डिग्री आपने माइनस करना है, तो 100 डिग्री। और ये जो ए से सी का एंगल है ये होगा 100 डिग्री, और सी इज़ द राइट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फर्स्ट पार्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हमने ओवरऑल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या वेव को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे वेव फ्रंट और रे ऑफ लाइट और उसके साथ डिफ्रैक्शन। वेव फ्रंट क्या होता है, देखें सपोज़ ये कुछ वेव्स यहाँ पे मूव कर रही हैं, सपोज़ ये कुछ वेव्स हैं जो मूव कर रही हैं इस डायरेक्शन में। आपको पता है कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये पॉइंट क्रेस्ट होता है, ये पॉइंट ट्रफ होता है। वेव फ्रंट के लिए आपने क्या करना है, कोई एक सिंगल पॉइंट वेव का चूज़ करें, क्रेस्ट कर लें या ट्रफ करें। ये फर्स्ट वेव है, सेकंड वेव है, थर्ड वेव है। मैं इसका भी क्रेस्ट चूज़ करता हूँ, उस पर डॉट लगाता हूँ, इसका भी क्रेस्ट, इसका भी क्रेस्ट। तो ये जितने डॉट्स हैं ये सब बेसिकली क्रेस्ट हैं। यहाँ पे जितनी वेव्स भी होंगी वो सब की सब जो हैं वो उसके क्रेस्ट होंगे। और अगर इन सब क्रेस्ट को मैं एक लाइन ड्रॉ करके बनाऊं तो ये कुछ एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। जो लाइन नहीं है, ये हमने इमेजिनरी एक लाइन बनाई है, लेकिन इसका हर पॉइंट जो है वो एक क्रेस्ट है। हर पॉइंट क्रेस्ट का मतलब है कि इस लाइन का हर पॉइंट का जो सेम फेज़ है, ये फेज़ बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मैंने बताया था ना, यहाँ पे जो वेव का पाथ है वो λ/4 होता है, तो जो एंगल है ना उसका 90 डिग्री होता है। वेव 0 से स्टार्ट होकर 360 तक मूव ऑन करती है, कंप्लीट वेव होती है, तो ये 90 डिग्री होता है। यहाँ पर जो डिग्री है ना वो बेसिकली फेज़ है। तो ये जो एक स्ट्रेट लाइन बनी है ना, जिसका हर पॉइंट जो है वो क्रेस्ट है या हर पॉइंट का फेज सेम है, ये लाइन जो है वेव फ्रंट कहलाती है। एन इमेजिनरी लाइन हुज एवरी पॉइंट हैज़ सेम फेज, ये इसकी डेफिनेशन है। और अगर आप इसमें और बनाना चाहें क्रेस्ट और वेव फ्रंट, तो अगली जो क्रेस्ट है आप उसको चूज़ कर लें। यहाँ पे जो एक लाइन ड्रॉ होगी ये भी वेव फ्रंट होगी, यहाँ पे एक लाइन जो क्रेस्ट पे ड्रॉ होगी वो भी वेव फ्रंट है, ये भी वेव फ्रंट है। जैसे जैसे वेव मूव करती जाएगी वैसे वैसे जो है ये वेव फ्रंट्स बनते जाएंगे। और अब आप ये देखें कि दो कंसेक्टिव वेव फ्रंट्स के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, वेव लेंथ। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, ठीक है। दो कंसेक्टिव जो वेव फ्रंट्स होते हैं इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो वेव लेंथ होती है एक। ये हो गया। ये जो है ना, ये स्ट्रेट लाइन मैंने बनाई है बहुत सिंपल। ये सर्कुलर भी होते हैं, स्फेरिकल भी होते हैं, प्लेन वेव फ्रंट्स होते हैं, उसके अलावा सिलेंड्रिकल होते हैं। आपके कोर्स में जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है मैंने उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन की है, और आपने सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करना है वेव फ्रंट क्या होता है। नेक्स्ट है रे ऑफ लाइट क्या होती है। ये एक वेव फ्रंट मैंने ड्रॉ किया है, इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। वो लाइन जो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है, जो ये बता रही है कि ये वेव फ्रंट या वेव्स किस डायरेक्शन में मूव करेंगी, वो लाइन जो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है उसको हम रे ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, यहाँ से देखें, ये वेव फ्रंट है ना फर्स्ट, तो इसका मतलब है अगले वेव फ्रंट्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में वेव फ्रंट्स न्यू बन रहे हैं वेव की प्रोपगेशन भी उसी डायरेक्शन में हो रही है। तो हर वेव फ्रंट के अगर मैं परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये परपेंडिकुलर लाइन जो है बेसिकली रे ऑफ लाइट होगी, जो ये बताएगी कि जो लाइट है वो किस डायरेक्शन में जो फॉरवर्ड है मूव करेगी, प्रोपागेट करेगी।
तो स्टूडेंट्स ये वेव फ्रंट और रे ऑफ लाइट के बारे में बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आपने इसको जस्ट अंडरस्टैंड करना है कि वेव फ्रंट क्या होता है और रे ऑफ लाइट क्या होती है। अब हम मूव करते हैं डिफ्रैक्शन की तरफ, बल्कि मैं पहले आपको इसकी एक इमेज दिखा देता हूँ। ये देखें, ये वेव इस तरह जा रही है ना, एक्चुअल में वेव इस तरह होती है अपवर्ड डाउनवर्ड। यहाँ पर देखें अपवर्ड है, ये पार्ट डाउनवर्ड है। उसने भी सारे जो क्रेस्ट हैं उन सब क्रेस्ट को उसने इकट्ठा करके एक लाइन बना दी है। ये जो ब्लैक लाइन है ये वेव फ्रंट है जिससे वो शो कर रहा है। ठीक है, वेव फ्रंट बेसिकली पॉइंट से मिलकर बनते हैं और ये जो लाइन है ये इमेजिनरी है। और एक वेव फ्रंट से जो आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जो प्रोपागेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन शो करती है, ये बेसिकली रे ऑफ लाइट होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप ज़्यादा क्लैरिटी के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये भी मैंने आपको इमेज इसका दिखा दिया है। अब हम डिफ्रैक्शन की तरफ मूव करते हैं। डिफ्रैक्शन की एग्जांपल देने से पहले, एक फिज़िकल एग्जांपल या रियल वर्ल्ड एग्जांपल देने से पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। जब एक वेव के सामने कोई एक वेव के सामने कोई एक बाउंड्री है सॉलिड की, तो ये रिफ्लेक्ट बैक होती है। लेकिन अगर एक वेव के सामने कोई इस तरह की ऑब्स्टेकल आ जाए, ये एक ऑब्स्टेकल है वेव के सामने, अब क्या होगा? अब वेव का पैटर्न क्या होगा? ऑब्स्टेकल दो तरह की होती हैं। एक होती है कोई गैप, जैसे ये वाला ये गैप है, या एक होता है एज या कॉर्नर। ये वाले जो हैं ये एजेस हैं, ये जो एंड पॉइंट्स हैं या कॉर्नर्स हैं। तो डिफ्रैक्शन गैप पे भी होती है और एजेस पे भी होती है। ये जस्ट ये मैं ना आपको वन बाय वन सारा एक्सप्लेन करता हूँ। अभी हम सिर्फ गैप को डिस्कस करने लगे हैं। यहाँ पर ये वेव फ्रंट्स आ रहे हैं। ठीक है, एक मैं आपको ना डायग्राम दिखाऊंगा, उससे आपको क्लैरिटी ज़्यादा होगी। यहाँ जस्ट आपने अंडरस्टैंड करना है, जब ये वेव फ्रंट यहाँ पर पहुँचेगा ना, तो देखें वेव फ्रंट का कुछ पार्ट जो है यहाँ से पास नहीं कर सकता, ब्लॉक हो जाएगा, और कुछ पार्ट जो है वो इसके सामने रहेगा। ये वाला जो पार्ट इसके सामने होगा ना, ये पार्ट जो है यहाँ से पास करेगा और पास होगा और यहाँ पर बेंड होना शुरू हो जाएगा इस गैप के अराउंड या इस ऑब्स्टेकल के अराउंड। और वेव का किसी भी ऑब्स्टेकल के अराउंड या किसी भी एज के अराउंड इस तरह बेंड होना जो है वो डिफ्रैक्शन कहलाता है। बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, अराउंड ऑब्स्टेकल और एजेस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। ये मैंने ऑलरेडी डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन बता दी है। अगर आप लोग इसको लिखना चाहें, राइट डाउन करना चाहें, आप कर भी सकते हैं। तो एक इमेज में मैं गैप और एज जो हैं उन दोनों को एक्सप्लेन कर दूंगा। इससे पहले एक एग्जांपल समझें, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल। और एग्जांपल मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज़ दो रूम है, एक रूम 1 है, एक रूम 2 है। रूम 1 में मैं बैठा हूँ इस वक्त, जैसे अपनी वीडियो में बना रहा हूँ, और रूम 2 में मेरे फादर हैं। मेरे फादर मुझे आवाज़ देते हैं। मेरा रूम अगर क्लोज़ है तब भी मुझे उनकी साउंड, उनकी वॉइस सुनाई देगी, और अगर मेरा रूम ओपन है तब भी मुझे उनकी वॉइस जो है वो सुनाई देगी। लेकिन दोनों सूरतों में मैं अपने फादर को देख नहीं सकूँगा। ठीक है, ऐसा क्यों है? सपोज़ सबसे पहले केस डिस्कस करते हैं कि मेरा रूम जो है वो क्लोज़ है। ठीक है, ये मेरा एक रूम है, ये क्लोज़ है, ये फ्लोर है। मेरे फादर ने मुझे आवाज़ दी और वो साउंड वेव्स जो हैं वो क्लोज रूम के बावजूद मुझ तक पहुंची और मुझे उनकी जो वॉइस है वो सुनाई दी। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? देखिए स्टूडेंट्स, आप अपने घरों में जो डोर हैं उनको एक दफ़ा दोबारा देखें। डोर का जो बॉटम है वो सरफेस के साथ अटैच नहीं होता। डोर के बॉटम में और सरफेस में एक थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। ये जो डिस्टेंस है ना, ये बेसिकली एक गैप है
और ये गैप जो है साउंड वेव की वेव लेंथ के साथ कंपेरेबल होता है। साउंड वेव जो है उसकी वेव लेंथ लार्जर होती है और इस वजह से जो साउंड वेव है वो इस गैप में से डिफ्रैक्ट होती है और गैप से डिफ्रैक्ट होके ये मेरे रूम तक पहुंचेगी, मेरे तक पहुंचेगी, क्योंकि जब डिफ्रैक्ट होगी लाइक दिस, जो स्प्रेड होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ये जो साउंड है उनकी जो वॉइस है वो साउंड वेव्स की सूरत में डिफ्रैक्ट होकर मुझ तक पहुंच जाएगी और मैं उनकी आवाज़ सुन लूँगा। तो इसका मतलब है कि जो साउंड वेव है वो यहाँ से डिफ्रैक्ट हुई, लेकिन दूसरी बात है कि मैं उनको देख नहीं सकता। उसकी रीज़न ये है कि देखने के लिए मुझे चाहिए लाइट वेव, और लाइट वेव की जो वेवलेंथ है वो साउंड वेव की निस्बत बहुत स्मॉल होती है। वो इतनी स्मॉल होती है कि वो यहाँ से वैसे ही पास हो जाती है, डिफ्रैक्ट नहीं होती। जब वो पास होती है, डिफ्रैक्ट नहीं होती, तो फैलती नहीं है, स्प्रेड नहीं होती, हम तक पहुँचती नहीं है, इस वजह से हम देख भी नहीं सकते। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस है कि अगर मेरा डोर जो है वो, या रूम जो है मेरा, वो ओपन है, अब क्या होगा? मेरा रूम ओपन है। जब रूम मेरा ओपन है तो जो रूम के, अब साउंड वेव दोबारा आई है, तो जो रूम के कॉर्नर है ना या एज है, यही साउंड वेव जो फादर के रूम से आई थी वो अब इन कॉर्नर से या एजिस से डिफ्रैक्ट होगी और एजिस से डिफ्रैक्ट होकर अगेन वो मेरे पास आएगी और मुझे वो साउंड जो है, उनकी वॉइस जो है दोबारा सुनाई दे देगी। और इस तरह रूम ओपन हो या क्लोज हो, साउंड वेव अपनी लार्जर वेवलेंथ की वजह से कॉर्नर से, एजिस से, या जो गैप होता है वहाँ से डिफ्रैक्ट होती हैं और डिफ्रैक्ट होकर एक रूम से दूसरे रूम तक पहुँचती हैं, जिससे हम एक रूम से दूसरे रूम में जो साउंड वेव्स हैं, जो वॉइस है, वो सुन सकते हैं। लेकिन लाइट वेव्स की स्मॉलर वेवलेंथ की वजह से डिफ्रैक्शन नहीं होती, इस वजह से हम इनसाइड द रूम देख नहीं पाते कि अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ सुन सकते हैं। तो जो डिफ्रैक्शन का ये फिनोमिना है, इसका मतलब है ये गैप से हो या कॉर्नर से हो, ये वेवलेंथ पर डिपेंड करती है कि जो वेव आ रही है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, वो यहाँ पर ये डिसाइड करेगी कि डिफ्रैक्शन होनी है या नहीं होनी। इसे मैं एक दो इमेजेस हैं उनसे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट इमेज है। अब ये दोनों इमेजेस गैप के हैं। पहले में गैप डिस्कस करेंगे, सेकंड इमेज में हम डिस्कस करेंगे एजेस को। अब देखें, यहाँ पर जो गैप है वो लार्जर है, यहाँ पर गैप जो है वो स्मॉलर है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखें कि ये स्ट्रेट वेव फ्रंट्स जो आ रहे हैं, गैप से क्रॉस होने के बाद, मतलब जो पार्ट उनका ब्लॉक हो रहा है वो तो नहीं आगे जाएगा, जो ये वाला पार्ट है सिर्फ यही आगे पास होगा। और यहाँ पर आपने गौर करना है, नोट करना है कर्व, इस लाइन पे कर्व कितना है, और यहाँ पर देखें जब गैप स्मॉल है तो कर्व कितना है। तो इसका मतलब है कि गैप जितना स्मॉलर होगा, इसका मतलब है कि कर्व उतना ज़्यादा, और जितना कर्व ज़्यादा होगा वहाँ पर डिफ्रैक्शन जो है वो भी उतनी ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि गैप जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डिफ्रैक्शन के लिए। और जब भी गैप लेस देन और इक्वल टू वेवलेंथ होगा या कंपेरेबल टू वेवलेंथ होगा तो डिफ्रैक्शन मोर होगी, और दूसरे केस में गैप जो है जितना लार्जर होगा, ठीक है, उस केस में उतनी ही लेस डिफ्रैक्शन होगी। ठीक है, एक केस ये भी होता है कि अगर जो गैप है वो वेवलेंथ से भी लार्जर है, फॉर एग्जांपल ये वेव फ्रंट है, तो जो गैप है ये लार्जर देन वेवलेंथ है, तो इसका मतलब है यहाँ पर कोई डिफ्रैक्शन नहीं होगी और लाइट जो है वो यहाँ से डायरेक्टली इजीली पास कर जाएगी, देयर विल बी नो डिफ्रैक्शन। तो लार्जर गैप में लेस डिफ्रैक्शन, स्मॉलर गैप में मोर डिफ्रैक्शन, और अगर गैप वेवलेंथ से लार्जर है तो कोई डिफ्रैक्शन नहीं होगी। ये केस है गैप का। एक सेकंड केस हम डिस्कस करते हैं इसका एजेस का। ये केस है डिफ्रैक्शन थ्रू एज और कॉर्नर।
कॉर्नर और एज का इसी तरह का होगा। अब ये देखें ये एज है, अब यहाँ पर कोई दूसरा गैप नहीं है, ये एज है जो कॉर्नर है। ये वेव्स आ रही हैं स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं, वेव जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। यहाँ पर मैं बैठा हूँ, ये कोई एक साउंड वेव आ रही है, तो क्या ये साउंड वेव इस पोजीशन पे मुझे सुनाई देगी? ये पोजीशन है मेरी, वेव जा रही है स्ट्रेट और मैं यहाँ पर हूँ, तो ये मुझे सुनाई देंगी कैसे? जैसे ही ये वेव्स इस एज के साथ एनकाउंटर करेंगी, इतना पार्ट तो ब्लॉक हो जाएगा सब वेव्स का, लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये यहाँ से डिफ्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, और डिफ्रैक्ट होते होते जहाँ पर मैं बैठा हूँ उस पोजीशन तक ये पहुँचेगा, और यहाँ तक मुझे जो साउंड है वो सुनाई दे देगी कि कौन सी आवाज़ आ रही है, क्या कहा जा रहा है, मुझे इसकी इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये डिफ्रैक्शन होती है थ्रू कॉर्नर्स। और ये देख लें कि जो स्ट्रेट वेव फ्रंट्स हैं उनकी वेवलेंथ और जो डिफ्रैक्टेड हैं इनकी वेवलेंथ सेम होती है। डिफ्रैक्शन जो है वो वेवलेंथ को चेंज नहीं करती। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। विच डायग्राम शोज वेव डिफ्रैक्टिंग। तो डिफ्रैक्शन के लिए हमें चाहिए एक गैप या एजेस चाहिए होते हैं, ऑब्स्टेकल चाहिए होती है, तो इसका मतलब है डी इज़ द राइट ऑप्शन। ये ए भी रिफ्लेक्शन है, सी भी रिफ्लेक्शन है, बी रिफ्रैक्शन है, अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो डी जो है वो डिफ्रैक्शन है। स्टूडेंट्स, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रैक्शन का। क्वेश्चन है प्लेन वाटर वेव्स अप्रोच एन नैरो गैप इन ए बैरियर, विच डायग्राम शोज द डिफ्रैक्शन पैटर्न डेट वुड अकर। अब देखें ए बी सी डी सब ऑप्शन में डिफ्रैक्शन ही हो रही है, हमने बताना है कौन सा डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो राइट है, करेक्ट है। नैरो गैप का मतलब क्या है? नैरो गैप का मतलब है डिफ्रैक्शन ज़्यादा होगी, इसका मतलब है जो कर्व होगा वो ज़्यादा होगा, लार्जर होगा। उसके अलावा यानी कि जब भी आपने इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना, उसको टैकल करना है 3 पॉइंट्स में। सबसे पहले आपने देखना है काउंट्स, यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 काउंट्स पूरे हैं। 1 2 3 4 1 2 3 काउंट्स पूरे नहीं हैं, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इनके भी काउंट्स पूरे हैं और इसके भी काउंट्स पूरे नहीं हैं। सबसे पहला पॉइंट हो गया काउंट्स का, ठीक हो गया। सेकंड में आपने देखना है स्पेसिंग। दो कंजेक्टिव जो वेव फ्रंट्स हैं इनकी स्पेसिंग ये वेवलेंथ होती है और इनकी स्पेसिंग ये भी तकरीबन सेम है, और सी की स्पेसिंग जो है वो भी सेम है। डी की जो स्पेसिंग है वो देखें, ये लाइन जो ड्रॉ मैं कर रहा हूँ आपको यहीं से पता चल जाएगा। इसका मतलब है इनकी जो स्पेसिंग है उस लिहाज से भी बी और डी राइट ऑप्शन नहीं है, ए और सी में से ही कोई ऑप्शन है। और तीसरा है ये कर्व। अब आपने ये देखना है कि ए और सी रह गए हैं, इनमें कर्व किस में ज़्यादा है। तो वेव जो है वो कर्व होने के बाद और डिफ्रैक्ट होने के बाद इस तरह फैलती है, स्प्रेड होती है, तो इसका मतलब है कर्व बढ़ रहा है। तो ए में जो कर्व है वो बहुत स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू सी, और बी का कर्व भी ठीक है, लेकिन बी में चूँकि बाकी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो इस वजह से सी ऑप्शन जो है वो राइट होगा। तो ये मैंने डिटेल में सब पॉइंट्स के साथ आपको बता दिया, टॉपिक में भी डिस्कस किया, यहाँ पर भी बता दिया, ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ईजिली हो जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक डिफ्रैक्शन। हमने रिफ्लेक्शन को स्टडी किया, उसके बाद डिफ्रैक्शन को स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन, और उसके साथ डिस्पर्शन को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।